Hello, good evening students. So in last session we have started with the जो हमारा जीपैट 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला जो सीरीज चालू है एक्सप्लेनेशन सीरीज, उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था फार्मास्यूटिक्स एंड द अलाइड सब्जेक्ट्स का के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो ये हमारा पार्ट वन हो गया था। स्टार्टिंग विद द अनदर क्वेश्चन। पहले तो हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन प्रोसेस क्यूसी टेस्ट, मतलब क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं टैबलेट के। तो टैबलेट के जो इवेल्युएशन टेस्ट होते हैं उनमें से इन प्रोसेस जो टेस्ट होते हैं वो कौन से वाले होते हैं, इनके बारे में हम लोगों को पूछा गया है। तो ये जो हमारा डिसोल्यूशन टेस्ट होता है, उसके बाद में ड्रग कंटेंट टेस्ट होता है, जेटा साइजिंग टेस्ट होता है एंड द हार्डनेस फ्राइबिलिटी एंड द एवरेज वेट टेस्ट होते हैं। इनमें से इन प्रोसेस टेस्ट कौन सा होता है? तो आप लोगों को क्या लगता है कौन सा होगा? इन प्रोसेस जो इवैल्यूएशन टेस्ट होते हैं वो टेस्ट होते हैं जो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टैबलेट जो इन प्रोसेस वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो what is in process, so these are the tests which are performed during the manufacturing, right? और बाकी के जो होते हैं वो आफ्टर कंप्लीशन किया जाता है। तो इनका इन प्रोसेस टेस्ट का जो पर्पस होता है, इसमें सबसे पहला पर्पस तो होता है कि जो भी टैबलेट है उनमें यूनिफॉर्मिटी है या नहीं है, उसको मॉनिटर करना होता है। या फिर कोई भी अगर बैच फेल्योर हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करना भी काम होता है। या फिर जो कंप्रेशन की कंसिस्टेंसी होती है टैबलेट में, उसको इंश्योर करने के लिए ये जो इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं। तो जो कॉमन हमारे इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल जो टेस्ट होते हैं उसमें आता है एवरेज वेट, जो कि डिटरमाइन हम लोगों को बताता है डोज यूनिफॉर्मिटी के बारे में। हार्डनेस टेस्ट दैट इज रिगार्डिंग द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फ्राइबिलिटी होता है, वो बताता है रेजिस्टेंस टू एब्रेशन, राइट? तो साथ में थिकनेस और जो डिसइंटीग्रेशन यह भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे जो टेस्ट होते हैं वो इन टेस्ट में से जो इन प्रोसेस जो टेस्ट होता है वो होता है हार्डनेस फ्राइबिलिटी एंड द एवरेज वेट टेस्ट। ओके, तो बाकी के जो टेस्ट होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमारा डिसोल्यूशन टेस्ट हो गया, ये भी फिनिश प्रोडक्ट टेस्ट हो गया। ड्रग कंटेंट मतलब ये फिनिश प्रोडक्ट का हम लोग ऐसे परफॉर्म करते हैं। पंचर टेस्ट होती है, वो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट नहीं है टैबलेट के लिए। और जो जेटा साइजिंग होता है दैट इज फॉर द कोलाइडल सिस्टम। तो हम लोग ये देख पाते हैं इनमें से जीटा साइजिंग, पंचर टेस्ट ये तो टैबलेट के लिए है भी नहीं, और डिसोल्यूशन और ड्रग कंटेंट जो होता है वो आफ्टर वाला रहेगा, राइट? मतलब ड्रग कंटेंट तो आ जाएगा लेकिन जो हमारा पंचर टेस्ट होता है वो उसके साथ में नहीं आता है, इसलिए हमारा लास्ट वाला होगा, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट, which of the following equipment measures the weight variation using the reflected energy, right? तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट, मतलब हमारे पास में चार इक्विपमेंट के नाम दिए वाले हैं जिसमें हम लोग मेजर करेंगे वेट वेरिएशन को यूजिंग द रिफ्लेक्टेड एनर्जी, राइट? उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा ये जो रोटोफिल और वेरी कैप, रोटोवेट एंड द रोटोसॉर्ट। तो ये जो चारों भी दिखाई दे रहे हैं, ये वो मशीन्स होते हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं इन द कैप्सूल के प्रिपरेशन के लिए, राइट? तो हम लोगों ने ये पढ़ के रखे वाला है ऑलरेडी इन द कैप्सूल। तो उसके लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता देता हूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रिफ्लेक्टेड एनर्जी। तो ये जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी जो सिस्टम होते हैं वो ऑपरेट होते हैं यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और द ऑप्टिकल सेंसिंग। तो ये ऑपरेट कैसे होते हैं? तो ये जो हमारी एनर्जी की बीम होती है, राइट? ये एनर्जी बीम डायरेक्ट की जाती है एट द कैप्सूल और द टैबलेट, राइट? फिर ये जो एनर्जी होती है वो रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम द सरफेस, और ये जो रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी होती है फिर उसको एनालाइज किया जाएगा, राइट?
और दिस रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू द मास और द वेट, राइट? तो लार्जर अगर फिल है तो डिफरेंट रिफ्लेक्टेड सिग्नल आएगा, स्मॉलर फिल रहा तो डिफरेंट रिफ्लेक्टेड रिस्पॉन्स आएगा। अब ये तो हो गया हमारा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिफ्लेक्टेड एनर्जी। तो हम लोगों ने जो हमारे लाइव क्लास होते हैं उनमें ऑलरेडी ये पढ़ के रखे वाला है, जो वेइंग एंड सॉर्टिंग के मशीन्स होते हैं, तो मैंने ये लाइव क्लास में पढ़ा के रखे वाला है। उसमें का हम लोगों ने ये एक स्क्रीनशॉट लिया वाला है क्लास में का, राइट? तो वेइंग एंड सॉर्टिंग के लिए जो मशीन्स होते हैं उसमें अलग अलग मशीन्स के नाम होते हैं। जैसे पहला है हमारा इट इज द इरवेका, राइट? तो ये जो इरवेका होता है ये वाली मशीन होती है दैट इज डी डस्टिंग एंड द पॉलिशिंग मशीन। ओके, उसके बाद में हमारी नेक्स्ट आती है दिस इज द सेडेंडर। सेडेंडर दिस इज PM60। ओके, ये होती है कैप्सूल की अब पॉलिशिंग मशीन जिसमें कन्वेयर बेल्ट होता है। ओके, और उस कन्वेयर बेल्ट पे जो लैम वूल का जो उनका बेल्ट लगे होता है, राइट? तो ये हो गया है शेडेंडर। तो इरवे का किसके लिए है? डी डस्टिंग एंड पॉलिशिंग के लिए। शेजेंडर होती है दैट इज द कैप्सूल पॉलिशिंग के लिए। फिर नेक्स्ट जो मशीन आती है दिस मशीन इज कॉल्ड एज द, सॉरी, इट इज नॉट रोसोटॉर्ट, इट इज द रोटोसॉर्ट। दिस मशीन इज द रोटोसॉर्ट। रोटोसॉर्ट जो मशीन होती है ये रिमूव करती है लूज पाउडर एज वेल एज जो अनफिल्ड कैप्सूल्स होते हैं इनको भी ये रिमूव कर देता है, राइट? उसके बाद में आता है हमारा दिस इज द इलैंको। इलैंको का जो रोटोवेट होता है, ये जो इलैंको का रोटोवेट होता है वो हम लोगों ने लाइव क्लास में पढ़े वाला है। ये जो मशीन होती है वो मेजर करती है रिफ्लेक्टेंस। ओके, तो ये रिफ्लेक्टेंस से हम लोगों को पता चल जाता है कि कितना वेट होता है। और नेक्स्ट जो होती है वो वाली मशीन होती है दिस इज द वेरिकार्प। तो दिस वेरिकार्प 1200। तो ये मशीन वो होती है जिसमें जो कैप्सूल होते हैं वो प्रोपेल होते हैं बाय एयर से थ्रू द थ्रू टू चार्ज प्लेट्स, राइट? मतलब जो कैपेसिटर होता है, राइट? तो क्योंकि जो जो कैपेसिटेंस रहेगा वो कैपेसिटेंस में चेंज होगा डिपेंडिंग अपॉन द वेट, राइट? तो इन सब में ये जो वेइंग एंड सॉर्टिंग के में मशीन है कैप्सूल के, तो उसमें जो रिफ्लेक्टेंस वाला जो मशीन होता है दैट इज द इलैंको रोटोवेट। दैट्स व्हाई अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन जो सी होता है वो करेक्ट आएगा। तो बाकी के भी मशीन्स हम लोगों ने देखे वाले हैं। वेरी कैप भी अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये वेरी कैप भी ये कैप्सूल का सॉर्टिंग मशीन ही होता है, लेकिन ये डिपेंडेंट नहीं होता रिफ्लेक्टेंस के ऊपर, ये डिपेंडेंट होता है कैपेसिटेंस के ऊपर, राइट? तो ये हो गया हमारा, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन है, प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स आर। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जो एडीएमए के 4 स्टेप्स होते हैं दैट इज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड द एक्सक्रीशन। जैसे ही कोई ड्रग हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसके बाद में क्या होता है वो sorry, जब हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं उसके बाद में ड्रग एब्जॉर्ब होगा और वो चला जाएगा इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद में जो ड्रग होता है, ड्रग का होता है कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी एंड वहां से, और सिर्फ बॉडी में सिर्फ कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होता, वहीं पे जो ड्रग होता है वो प्रोटीन बाउंड हो जाता है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को याद ये रखनी है कि अगर हमारा ड्रग अगर पहुंच चुका है इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो अभी और साथ में हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन। तो अगर प्रोटीन प्लस जो हमारा ड्रग होता है, यहाँ पे सिर्फ और यहाँ पे कौन से है प्रोटीन और ड्रग, इन दोनों का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया और इसको बोलते हैं प्रोटीन बाउंड बाउंड ड्रग। और दूसरा होता है ये होता है हमारा फ्री ड्रग। तो ये जो फ्री ड्रग होता है ये देता है एक्शन, लेकिन जो प्रोटीन बाउंड ड्रग होता है
ये प्रोटीन बाउंड ड्रग फ्रीली अवेलेबल नहीं है रिसेप्टर पे जो होता है वो अटैच होने के लिए। इसकी वजह से ये कोई भी एक्शन नहीं देगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स जो होते हैं वो फार्माकोडायनामिकली इनर्ट होते हैं, फार्माकोकाइनेटिकली इनर्ट होते हैं, फार्माको डायनामिकली एक्टिव होते हैं और फार्माकोकाइनेटिकली एंड फार्माको डायनामिकली इनर्ट होते हैं। बिल्कुल कल कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स? व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, जिसमें चार आते हैं एडीएमई। एंड व्हाट इज फार्माकोडायनामिक्स? व्हाट ड्रग्स डज टू द बॉडी, राइट? तो बॉडी ने ड्रग के साथ में क्या किया? एडीएमई किया। एडीएमई का ही पार्ट होता है प्रोटीन बाइंडिंग। तो ये जो ड्रग है, जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग होती है, वो फार्माकोकाइनेटिकली इनर्ट नहीं है, क्योंकि वो जाके बाउंड हो रही है हमारे प्रोटीन के साथ में। लेकिन एक बार प्रोटीन के साथ में ये जो ड्रग जाके बाउंड हो गया, तब वो एक्शन नहीं दे सकता। What a drug does to the body, it can do nothing until it is bound to the protein. तो फार्माकोडायनामिक्स के लिए जरूरी होता है ड्रग का फ्री होना। इसलिए हमारा सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? इट इज फार्माकोडायनामिकली इनर्ट। तो क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं कि ओनली फ्री और द अनबाउंड ड्रग कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन as well as bind the receptor and produce the pharmacological effect। तो अगर वो बाउंड नहीं है तो ही ये चीज कर पाएंगे, अगर बाउंड है तो ये सारे एक्शन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो फार्माकोडायनेमिकली इनर्ट कहलाता है, राइट? उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोसेस ऑफ ड्रग डिग्रेडेशन। तो इनमें से जो है उनमें से कौन सा है जो ड्रग डिग्रेडेशन का प्रोसेस नहीं होता है, राइट? तो इसमें हमारे पास में ऑप्शन कौन से है? हाइड्रोलिसिस, उसके बाद में डीकार्बोक्सिलेशन, फोटोलाइसिस एंड द हीमोलाइसिस। तो हाइड्रोलिसिस ड्रग का होता है आराम से, डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है, फोटोलाइसिस भी होता है ड्रग का। हीमोलाइसिस इज नॉट एसोसिएटेड विद द ड्रग, इट इज एसोसिएटेड विद द ब्लड, राइट? तो इसलिए हम लोग देखते हैं व्हाट इज ड्रग डिग्रेडेशन। या ये तो हमारा केमिकल डिकम्पोजिशन होता है या फिर फिजिकल डिकम्पोजिशन होता है ड्रग के मॉलिक्यूल्स का। हाइड्रोलिसिस में होता क्या है? जो भी ड्रग होते हैं वो रिएक्ट करते हैं विद द वाटर। फोटोलाइसिस में क्या होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द लाइट जो ड्रग का वो ब्रेक डाउन होगा। और डिकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होता है कि देयर विल बी सच रिएक्शन इन दिस अदर देयर विल बी द रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो चुका है। लेकिन अगर हम लोग हिमोलिसिस में देखते हैं, हिमोलिसिस इज कॉल्ड एज द रप्चर ऑफ द रेड ब्लड सेल। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, ना कि कोई भी ड्रग का डिग्रेडेशन प्रोसेस होता है। इसलिए हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दिस इज द हिमोलिसिस। ये तो कोई भी सेकंड ईयर का स्टूडेंट भी इसको आराम से सॉल्व कर लेगा, राइट? ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नाउ अब काम का आता है जिसको बोला जाता है दिस गिव्स दिस गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन कौन सा वाला है? ये वाला गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द विच लॉ? तो लास्ट टाइम भी जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे फार्मास्यूटिक्स के सेक्शन का जीपैट 2025 का, तभी भी हम लोगों ने देखा था कि बहुत जो सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इक्वेशन पे आते हैं। तो हमेशा याद रखना कोई ना कोई तो क्वेश्चन होता ही होता है जो इक्वेशन या फिर जो लॉज होते हैं फिजिकल फार्मेसी एंड द हमारा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग उस पे आते ही आते हैं। तो हमारे पास में एक इक्वेशन दिया गया है और इनमें से कौन से लॉ का वो इक्वेशन है ये हम लोगों को देने बताने के लिए बोला है, राइट? तो मैं जैसे मैंने पढ़ा के रखे वाला है, ये पहले तो इस लॉ का इक्वेशन, लेकिन कैसे? उसके लिए हम लोगों ने पहले ही जो हमारे लाइव क्लासेस है उनमें पढ़ के रखा था।
तो जो साइज रिडक्शन होता है उसके जो थेरीज तो होते हैं दैट दीज आर द डिफरेंट थेरी डिफरेंट होते हैं। उसमें कुछ लॉज भी होते हैं। तो इनमें कौन से लॉ है वो हम लोग देखेंगे। पहला जो लॉ होता है दिस इज द किक्स लॉ। किक्स लॉ जो है वो दिया गया था 1885 में। तो ये सजेस्ट करता है यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड इज डिनोटेड बाय ई। दिस इज प्रोपोर्शनल टू द रिडक्शन रेशियो। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट विल बी directly proportional to the reduction ratio, that is Ln, this is D1, this is Ln, this is the D2, ये वाला हो गया। तो जिसमें D1 जो होता है वो फीड मटेरियल होता है एंड D2 होता है वो डिस्चार्ज मटेरियल होता है। मतलब D1 मतलब इनिशियल मटेरियल, D2 मतलब जो भी हमारा साइज रिडक्शन के बाद में का मटेरियल होता है। तो इसी को अगर हम लोग लॉग ले लेते हैं उसका, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ द D1 माइनस द D2। तो ये वाला होता है हमारा हिग्स लॉ। दूसरा जो लॉ होता है वो कहलाता है हमारा रेटिगर्स लॉ। तो रेटिगर ने हम लोगों को ये बताया था, यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर द साइज रिडक्शन, ये सारे के सारे लॉ कौन से वाले हैं, दीज आर द लॉज ऑफ द साइज रिडक्शन। तो इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है फॉर द size reduction, this is directly proportional to the increase in surface area। हिग्स लॉ ने क्या बताया, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिक्रीज इन द डायमीटर। देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जो डायमीटर होता है उसके ऊपर उसका जो रेशियो का रिडक्शन होता है। फिर यहाँ पे जो रिटिगर्स लॉ होता है इट इज टेलिंग अबाउट द रिडक्शन, और जो साइज रिडक्शन होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। बिकॉज एज द साइज डिक्रीजेस सरफेस एरिया जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो फाइनल सरफेस एरिया माइनस द इनिशियल सरफेस एरिया। तो ये हो गया हमारा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, E is directly proportional to डेल्टा मीन्स दैट इज द चेंज। तो जाने दो, मैं सिंपली लिख देता हूँ, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द change in the surface area. Okay, or we can say increase in the surface area. That means we can say E is directly proportional to the S2 minus the S1, or we can say A2 minus the A1। तो ये वाला हो गया है हमारा रेटिकल लॉ। और इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल डायमीटर में देखेंगे तो 1/D2 माइनस 1/D1, D1 ये भी हमारा रेटिकल लॉ होता है। तीसरा जो लॉ होता है वो होता है बॉन्ड्स लॉ। बॉन्ड्स लॉ ने ये बताया था कि यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने अभी वर्क डन लिया वाला है। सो वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, मतलब उसके लिए वर्क डन करने के लिए लगता है एनर्जी। सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द पार्टिकल साइज, राइट। तो ये हो गया है हमारा बॉन्ड्स लॉ फॉर द साइज रिडक्शन। और चौथा वाला जो ऑप्शन था वो साइज रिडक्शन से एसोसिएटेड नहीं था। हमारा चौथा वाला ऑप्शन था वो था डिफ्यूजन से रिलेटेड वाला लॉ था, दैट इज द फिक्स लॉ। और फिक्स का फर्स्ट लॉ अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन रेट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन और लो कॉन्सेंट्रेशन के बीच में जितना डिफरेंस रहेगा दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो या ये वाला हमारे डिफ्यूजन के लिए होता है। इसलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमारा ये वाला क्वेश्चन, तो डायरेक्टली ये पता चल जाता है दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये वाला जो हमारा इक्वेशन है दैट इज द इक्वेशन ऑफ द हिग्स लॉ। ओके, तो ये वाला इस तरीके से हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। अब फिर आता है बायोफॉर्म में। तो इन माइकलिस मेंटेन इक्वेशन व्हेन Km इज इक्वल टू C। ओके, तो ये क्या इंडिकेट करता है वो देखना है। तो उसके लिए सबसे तो पहले देखना पड़ेगा ये माइकलिस मेंटेन इक्वेशन आता कहाँ से है। ओके, तो हम लोग जब बायोफार्मास्यूटिक्स पढ़ा था तब उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था ये जो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रांससेलुलर मतलब इंट्रासेलुलर, दूसरा होता है पैरासेलुलर दैट इज द इंटरसेलुलर, और तीसरा होता है
वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, राइट। तो इसमें का जो ट्रांससेलुलर होता है, ट्रांससेलुलर का मतलब सेल के अंदर से चला जाना, दैट इज द इंट्रासेलुलर। तो वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये चार डिफरेंट डिफरेंट हमारे मैकेनिज्म्स होते हैं। पैसिव का मीनिंग ये होता है देयर इज नो एनर्जी इन्वॉल्व। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जब ट्रांसपोर्ट होता है तब वहां पे हम लोगों के लिए आता है, वो होता है माइकेलिस मेंटेन काइनेटिक्स। तो माइकेलिस मेंटेन काइनेटिक्स क्या बताता है कि जो रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है, ये दिस रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वीएम, सॉरी हम लोग ये रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन दैट विल बी इज इक्वल टू सी वीएम अपॉन द, दिस इज द केएम प्लस सी, राइट। तो वेयर सी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग, वीएम इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, और ये जो केएम होता है दिस इज द एफिनिटी कांस्टेंट, राइट। तो केएम और यहाँ पे जो सी है वो कब हमारे इक्वल हो जाएंगे, ये वाला हम लोगों को देखने का है। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो, मतलब जब डिटेल में पढ़ा था तब हम लोगों ने दो चीजें डिस्कस की थी। व्हेन केएम इज फार ग्रेटर देन द सी, ये तब पॉसिबल होता है जब जब ड्रग एडमिनिस्ट्रेट होती है वो बहुत लो होती है, और जो केएम होता है वो इनहेरेंटली वेरी हाई होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था जो रेट होता है, अब यहाँ पे जो हमारा ये वाला फॉर्मूला था ना, तो Km इज फार ग्रेटर देन द सी, यहाँ इसलिए सी जो होता है ये नीचे डिनोमिनेटर में वो निग्लिजिबल हो जाता है। तो ये यहाँ ये जो इक्वेशन है वो सिमिलर होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, दैट्स व्हाई इट विल फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बस मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज करके दे रहा हूँ। व्हेन सी इज फार ग्रेटर देन द Km, दैट इज इट इज कंडीशन वेयर ड्रग एडमिनिस्टर्ड इज हाई, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन ड्रग का बहुत ज्यादा है, तब सी सी कैंसल हो जाता है। और ये जो रेट होता है, मतलब फर्दर इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द रेट। लेकिन हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हेन सी इज इक्वल टू द केएम, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को देखने का है ये जो व्हेन सी इज इक्वल टू द केएम, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सी की जगह पे या ये हमारा इक्वेशन है ना, हम लोगों ने क्या किया था, सी की जगह पे के एम ऐड कर दिया था, बाद में इनको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, तब वो क्या पता चल जाता है, द रेट इज इक्वल टू वी मैक्स बाय द टू। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली देख लेते हैं, रेट इज इक्वल टू कितना है, दिस इज वी एम, दैट इज द वी मैक्स, दिस इज द सी, एंड हियर के एम प्लस सी। सी की जगह पे के एम की वैल्यू ऐड कर देते हैं, दिस इज वी एम इंटू द के एम, दिस इज km प्लस km, km प्लस km कितना हो जाएगा, इट इज 2 km, राइट। vm दिस इज द km अपॉन द 2 km, km km कैंसल आउट, सो दिस इज vm डिवाइडेड बाय द 2। सो ये तब होगा माइकलिस मेंटेन इक्वेशन में, ये व्हेन c इज इक्वल टू km, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है या फिर जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, that will be the half of the maximum velocity, right, या फिर मैक्सिमम रेट का हाफ हो जाएगा। इसलिए हमारा यहाँ पे देखो कौन सा हो जाएगा, दिस इंडिकेट द जीरो ऑर्डर प्रोसेस, जीरो ऑर्डर प्रोसेस दैट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, राइट। इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जीरो ऑर्डर काइनेटिक कौन सा वाला आया था, व्हेन द सी इज फार ग्रेटर देन द एम के एम, ये हम लोगों ने देखा है वाला है, राइट। तो ये वाला हो गया है। फिर सेकंड ऑप्शन कौन सा वाला है, द रेट प्रोसेस ऑकरिंग एट द कांस्टेंट रेट, रेट तो कांस्टेंट जो होता है वो नहीं है। अब ये इक्वेशन बिकम आइडेंटिकल टू द फर्स्ट ऑर्डर इलिमिनेशन ऑफ द ड्रग, राइट। तो ये वाला भी बिल्कुल गलत है। तो लास्ट में कौन सा हो गया, द रेट ऑफ द ड्रग दिस विल बी द हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेट। तो हम लोगों ने जो अभी तीन कंडीशंस देखे थे केएम और सी के बीच में का रिलेशन, उसमें से तो क्या व्हेन केएम इज इक्वल टू सी, जो रेट होता है वो हाफ हो जाता है मैक्सिमम रेट से, राइट। तो ये चीजें हम लोगों ने डिटेल में देख ली थी, राइट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है,
जिसमें दिया गया है what should be the log p value for ideal drug candidate. ओके, तो जो हमारे आइडियल ड्रग कैंडिडेट होते हैं और वो भी कंडीशन दी वाली है कौन से टाइप के डोसेज फॉर्म के लिए, सो फॉर द रूट इज द ट्रांसडर्मल पेनिट्रेशन। तो ट्रांसडर्मल पेनिट्रेशन के लिए आइडियल जो ड्रग कैंडिडेट कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो लॉग पी वैल्यू होती है, तो हम लोगों को जैसे ही दिमाग में आता है लॉग पी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द लिपोफिलिसिटी। ओके, तो हम लोग बात करते हैं लिपोफिलिसिटी, तो लॉग पी हमेशा एसोसिएटेड रहता है विद द लिपोफिलिसिटी। तो लिपोफिलिसिटी जितनी ज्यादा रहेगी, राइट, तो हम लोग जो बोलते हैं ना लिपोफिलिसिटी का रिलेशन हमारा कैसे आता है वो हम लोग देखेंगे। तो लॉग पी जो होता है वो मेजर करता है लिपोफिलिसिटी, राइट। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि जो ड्रग होती है वो ज्यादा लिपोफिलिक हो, ताकि वो इजीली पार्टीशन हो जाए उसका इन द स्ट्रैटम कॉर्नियम में, राइट। और जिसके वजह से लेकिन अगर उसका डिफ्यूजन होना है तो वो एपिडर्मिस से होगा, मतलब उसके लिए हाइड्रोफिलिक नेचर भी होता है, राइट। तो इसके लिए हम लोगों को फिर ड्रग होनी चाहिए जिसका लॉग पी 1 से 3 के बीच में होता है, इसमें सफिशिएंट लिपिड सोलिबिलिटी भी होती है और एडेक्वेट एक्वस सोलिबिलिटी भी होती है और बेस्ट स्किन का परमेशन होगा, क्योंकि लॉग पी वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा उसका लिपोफिलिसिटी रहता है। दैट्स व्हाई हमारा जो लिपोफिलिसिटी है दैट इज द इज बिटवीन द 1 to 3 क्वेश्चन। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिस इज क्वेश्चन द विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग चाइल्ड डोज इज बेस्ड ऑन द बॉडी वेट, राइट। तो ये हमारे जो डिस्पेंसिंग फार्मेसी होता है उसका क्वेश्चन है। तो चाइल्ड डोज को कैलकुलेट करने के हमारे डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। कौन सा है? यंग्स फार्मूला, क्लार्क्स फार्मूला, फ्राइड्स फार्मूला एंड द डिलिंग्स फार्मूला। तो हम लोगों को एज अ फार्मेसी स्टूडेंट पता होना चाहिए कि कौन से पैरामीटर्स में हम लोग जो चाइल्ड का डोज होता है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी वेट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, कभी एज के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला होते हैं वो हम लोगों को पता होने चाहिए, इसलिए हम लोग वन बाय वन एक एक फार्मूला देख लेते हैं। पहला तो देखेंगे, ये होता है यंग्स फार्मूला। यंग्स फॉर्मूला जो होता है इसका फॉर्मूला यह है कि एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय द एडल्ट डोज, मतलब यंग्स फॉर्मूला जो होता है वो डिपेंडेंट है एज पे। ओके, तो ये जो है हमारे जो 4 डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं, पहला वाला कौन सा हो गया? यंग्स फॉर्मूला फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द चाइल्ड डोज। दूसरा वाला हो गया डिलिंग्स फॉर्मूला। डिलिंग्स फॉर्मूला इज फॉर द चाइल्ड अबाउट 12 ईयर्स, राइट। और जो फ्राइड्स फॉर्मूला होता है वो होता है इन्फेंट्स के लिए। तो ये जो तीनों भी फॉर्मूलाज होते हैं, यंग्स फॉर्मूला, फ्राइड्स फॉर्मूला एंड द डिलिंग्स फॉर्मूला, ये जो तीनों भी फॉर्मूलाज होते हैं देज आर फॉर द चाइल्ड जो होते हैं उनका डोज ही कैलकुलेट करना होता है, बट देज आर फॉर द डिपेंडिंग अपॉन द एज। तो ये भी कौन सा वाला हो गया? एज। ये भी हो गया एज, ये भी हो गया है एज। तो जो बेस्ड ऑन वेट होगा वो होता है सिर्फ और सिर्फ क्लार्क्स फॉर्मूला, राइट। तो ये वाली चीज हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया वाला है, राइट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था जो 2024 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी। ओके, तो बेटा आप लोगों में से जो भी आंसर करना चाहता है, अगर अलग अलग कोर्सेस में जुड़े वाले हैं तो आप लोग अपने अपने कोर्सेस में उसको टाइप करके बता सकते हैं, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी? सबसे आसान क्वेश्चन वन ऑफ द है जीपे 2024 में पूछे वाला। एरर इन द डोसेज फॉर्म, अल्कोलाइडल इनकॉम्पेटिबिलिटी, ड्रग इंटरैक्शन एंड लिक्विफेक्शन, राइट। तो इनमें से सीधा देख के ही पता चल जाता है, तो कौन सा वाला रहेगा? वो होगा हमारा लास्ट वाला। और क्यों वो भी हम लोग देखते हैं। लिक्विफेक्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर विल बी द फिजिकल चेंज, मतलब लिक्विफेक्शन का ही मतलब होता है
जो मेल्टिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, द सॉलिड व्हेन बिकम द लिक्विड। ओके, तो उस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं लिक्विफेक्शन। और ये होता किस में होता है? तो जैसे हमारे यूटेक्टिक मिक्सचर होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स होते हैं, राइट? उसके बाद में जब मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन होता है तब होता है लिक्विफेक्शन। तो ये जो होता है हमारा वो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेंथॉल और कैम्फर एक साथ में अगर मिक्स कर दिया तो उनका होता है लिक्विफेक्शन, विच इज द फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, राइट? तो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं आता, केमिकल में ड्रग का डिकम्पोजिशन होता है, और थेरेपेटिक जो इनकम्पेटिबिलिटी होती है उसमें ड्रग इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो हमारा बेस्ट मतलब जो सही आंसर है दैट इज द लिक्विफेक्शन। ओके, नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। बेस्ड ऑन द रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड, all of the following shows a time dependent property except। ओके, तो टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? तो हम लोगों ने जो थिक्सोट्रॉपिक वगैरह ऐसा बिहेवियर देखे वाला है ना, तो जो थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर होता है, मतलब जेल सोल जेल वाला, उसका मीनिंग क्या होता है? एक जेल होता है, उसको हम लोग चेक करते हैं, वो सोल में कन्वर्ट हो गया, फिर उसको हम लोग रख देते हैं, फिर वो फिर से जेल में कन्वर्ट होता है। तो ये जो बिहेवियर है वो होता है टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर कहलाता है। तो इनमें से टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर किसका नहीं होता है, ये हम लोगों को पूछा गया है। ओके, तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले इसमें हम लोग जाएंगे, ये जो टाइप्स ऑफ फ्लो होते हैं। तो हमारे जो लाइव क्लासेस होते हैं इनमें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करके रखे वाला है। जो न्यूटन का लॉ होता है, लॉ ऑफ द फ्लूइड्स, मैंने पहले भी क्वेश्चन में बता के रखे वाला है। न्यूटन का लॉ होता है रिगार्डिंग द विस्कस फोर्स। तो न्यूटन का लॉ क्या बोलता है? ये जो विस्कस फोर्स होता है, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, और इसको अगर हम लोग हटा देते हैं तो यहाँ पे हमारा लग जाता है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी, जिसको हम लोगों ने ईटा मल्टीप्लाइड बाय जी लिख दिया, राइट? तो हम लोग सिंपल लैंग्वेज में अगर लिखेंगे तो जो शेयर स्ट्रेस होता है दैट विल बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर, राइट? तो हमारे जो फ्लूइड्स होते हैं वो दो टाइप के आते हैं, एक कहलाता है न्यूटनियन फ्लूइड्स और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं नॉन न्यूटनियन फ्लूइड। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता दूंगा। न्यूटनियन मतलब वो जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करेंगे, नॉन न्यूटनियन मतलब वो जो न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो न्यूटनियन फ्लूइड कौन से होते हैं? जो कि न्यूटन के लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेंगे, जिसमें वाटर आता है, ग्लिसरीन आता है, या फिर जो सॉल्यूशंस होते हैं सिरप के। और नॉन न्यूटनियन कौन से होंगे? जो कि न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सस्पेंशन है। फिर ये जो नॉन न्यूटनियन जो फ्लूइड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक कहलाता है हमारा टाइम इंडिपेंडेंट और जो दूसरे होते हैं वो कहलाते हैं टाइम डिपेंडेंट। हम लोग ऑलरेडी ये क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बस जस्ट मैं आप लोगों को वही के स्लाइड्स उठा के आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन क्या होता है। तो नॉन न्यूटनियन भी में भी दो टाइप के आते हैं, कौन से? टाइम इंडिपेंडेंट, जैसे जिसमें प्लास्टिक फ्लो हो गया, सूडो प्लास्टिक फ्लो हो गया, या फिर डायलेटेंट फ्लो होता है। और जो टाइम डिपेंडेंट होते हैं उसमें आते हैं हमारे थिक्सोट्रॉपिक, एंटी थिक्सोट्रॉपिक, रियोपेक्सी एंड द निगेटिव रियोपेक्सी। अब ये किस्सा क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो हम लोगों ने देखे वाला है, पहला एक तो होता है दिस इज द जेल, उसके बाद में सोल, और ये हो गया है जेल। ये वाला पहला वाला कंडीशन याद रखना। और जो दूसरी वाली कंडीशन है वो वाली होती है उसका टोटली उल्टा, मतलब कौन सा रहेगा? दिस इज द सोल, नेक्स्ट आएगा जेल, और उसके बाद में आएगा हमारा सोल। तो हम लोग क्या देखते हैं? जेल सोल जेल, हम लोगों को ये पता है दैट इज द थिक्सोट्रॉपी। सोल जेल सोल, इट इज द नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी, राइट? अब और एक वहां पे वर्ड आ जाता है दैट इज द रियोपेक्सी, राइट? अभी अच्छे से याद देना है। तो या अगर हम लोगों ने ये जेल है, जेल को एजिटेट करेंगे, दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग द
शेयर स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब फोर्स अप्लाइड, तो उसमें जो भी चेंजेस होंगे वो चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया तो मतलब शेक किया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, सोल में कन्वर्ट हो गया, राइट, मतलब लिक्विड फॉर्म में चला गया। फिर हम लोगों ने उसको रख दिया कुछ देर के लिए, मतलब फोर्स निकाल दिया और कुछ देर के लिए रख दिया, तो अगेन वो जेल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, अगर हम लोगों ने रख दिया और धीरे धीरे वो जेल में कन्वर्ट होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द थिक्सोट्रॉपी। और अगर हम लोगों ने इसको धीरे से एक जेंटल शेक देते हैं, राइट, तो अगर हम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज द जेंटल शेक। एक ही बार में जेंटल शेक दिया, मतलब यहाँ पे माइल्ड अगर टर्बुलेंस दिया, तो ये जो प्रोसेस होती है वो फास्ट हो जाती है, अगेन जेल में कन्वर्ट होने वाली। इस फेनोमेना को बोलते हैं रियोपेक्सी। तो देखो क्या बोला है, जेल सोल जेल, तो सोल से फिर से जेल में कन्वर्ट होता है। अगर स्लो प्रोसेस है दैट विल बी कॉल्ड एज द रियोपेक्सी, और अगर एक बार जेंटल शेक कर दिया और ये प्रोसेस फास्ट हो गई, दैट विल बी कॉल्ड एज द रियोपेक्सी। गॉट इट। और उसी का एग्जैक्टली उल्टा क्या होता है, सोल से जेल में कन्वर्ट होता है जब हम लोग चेक करेंगे, फिर जेल से फिर से जब वो सोल में कन्वर्ट होने वाला है, जो स्लो प्रोसेस रहेगी वो इसका उल्टा, दैट इज द निगेटिव थिक्सोट्रॉपी। और जो जेंटल शेक के बाद में जो फास्ट सोल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज द निगेटिव रियोपेक्सी। बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो सोल से जेल जेल में कन्वर्ट होने वाले कौन से, स्लो वाली थिक्सोट्रॉपी, और जेंटल शेक से फास्ट होने वाली रियोपेक्सी। जेल से सोल होने में कन्वर्ट होने वाले स्लो वाली निगेटिव थिक्सोट्रॉपी, एंड फास्ट वाला दैट इज द निगेटिव रियोपेक्सी। तो सीधा सीधा ही हम लोगों को यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो पता चल रहे हैं। तो कौन से होते हैं जो कि हमारे हम लोगों ने अभी अभी देख देख के रखे वाला है। तो यहाँ पे जो नॉन न्यूटोनियन वाले हो गए हैं, तो नॉन न्यूटोनियन में जो टाइम इंडिपेंडेंट और जो टाइम डिपेंडेंट है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग शोज द टाइम इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी कौन सी होगी बेटा इसमें की, बिल्कुल सिंपल हो जाता है, दैट इज द एंटी थिक्सोट्रॉपी, राइट। तो ये क्योंकि बाकी के ये जो तीनों भी प्रॉपर्टी है वो टाइम डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए जब हम लोग रिवाइज करते हैं तब ये जो लेक्चर स्लाइड्स होते हैं उनके ऊपर से एक बार हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं, जहां से हम लोग को सीधा सीधा ही पता चल जाता है विच वन आर द टाइम डिपेंडेंट एंड विच वन आर द टाइम इंडिपेंडेंट। ओके, उसके बाद में का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ हाई शेयर मिक्सर। ओके, अब यहाँ पे भी इस क्वेश्चन के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा मिक्सिंग में का, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में से। तो ये जो मिक्सिंग के हमारे फेनोमेना होते हैं उसके लिए हम लोगों ने कौन से मिक्सर्स देखे वाले हैं, राइट। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा हाई शेयर मिक्सिंग के लिए, हाई शेयर मिक्सिंग को हम लोग तब यूज करते हैं जब रैपिड मिक्सिंग की जरूरत होती है और स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल फोर्सेस रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, तो उसके लिए अगर हम लोग देखेंगे कि हाई शेयर में सिग्मा जो ब्लेड मिक्सर होता है वो हाई शेयर नहीं होता, ओके, जेट मिक्सर भी नहीं होता है और नॉटा मिक्सर भी नहीं होता। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो गया दैट इज द टरबाइन मिक्सर। बाकी के क्यों नहीं होते हैं वो भी देखेंगे। जो सिग्मा वेस का ब्लेड जो होता है दैट इज इस तरीके सिग्मोइडल शेप का होता है। ओके, तो ये वाला जो होता है वो एक्चुअली होता है नीडिंग के लिए। जो जेट मिक्सर होता है दैट इज फॉर द फ्लूइड एनर्जी मिक्सिंग के लिए। और जो नॉटा मिक्सर होता है ये जो लो शेयर वाली जो टम्बलिंग होती है उसके लिए यूज किया जाता है। तो हाई शेयर अप्लाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वो होता है टरबाइन मिक्सर। ओके, अब ये वाला भी क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत फार्मेसी में स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग में होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, तो अच्छे से आता नहीं है। तो हम लोग देखेंगे इन द ड्राइंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज सेम एज द एडियाबैटिक सैचुरेशन एट टेम्परेचर। ओके, तो आप लोगों ने 11th 12th में थर्मोडायनेमिक्स में देखा होगा, देर आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, राइट। आइसोथर्मल होता है, आइसोबैरिक होता है, आइसोकोरिक होता है, और चौथा होता है वो होता है
एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, जो भी सिस्टम और सराउंडिंग होता है उसके बीच में देयर इज द नो एक्सचेंज ऑफ द हीट, दैट विल बी कॉल्ड एज द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहाँ पे हम लोगों को पूछा गया है जो इनमें से कौन सी जो प्रोसेस होती है या फिर कौन सा पैरामीटर होता है जो कि एग्जैक्टली सेम होता है एज द एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले तो देखना पड़ेगा ये एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है। तो ये एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर वो होता है मतलब वो टेम्परेचर हो गया जहाँ पे जो अनसैचुरेटेड एयर होती है वो कांटेक्ट में आती है वाटर के साथ में। कौन सी एयर कांटेक्ट में? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, वो एयर जिसमें वाटर के वेपर है ही नहीं, मतलब अनसैचुरेटेड है। फिर वाटर इवापोरेट होता है उसके बाद में इन द एयर। ओके, लेकिन ये भी जब होता है देन देयर इज नो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। मतलब जब भी वाटर के साथ में एयर कांटेक्ट में आता है तब जो वाटर है वो इवापोरेट होता है एयर में विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ द हीट। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द, तो ये जो टेम्परेचर है वो कहलाता है हमारा एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर। तो ये प्रोसेस होने के लिए तो हीट चाहिए होती है। तो यहाँ पे जो हीट होती है, हीट रिक्वायर्ड फॉर इवापोरेशन, दिस इज टेकन फ्रॉम द एयर इटसेल्फ। तो ये क्यों होता है, फिजिकली हैपन क्यों होता है? यहाँ पे जो एयर होती है दिस कंटेन द लेस मॉइस्चर, मतलब ये अनसैचुरेटेड होता है, राइट। वाटर इवापोरेट होता है इन द एयर एंड यहाँ पे जो इवापोरेशन होता है दिस रिक्वायर्स द लाइटेंट हीट। ओके, और ये जो हीट होती है दिस इज ड्रॉन फ्रॉम द एयर। ओके, तो ये हो गया है हमारा एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज द वेट बल्ब टेम्परेचर। तो वेट बल्ब टेम्परेचर टेम्परेचर जो वो टेम्परेचर मेजर करते हैं बाय यूजिंग द थर्मामीटर विद द वेट विक। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कूलिंग ड्यू टू द इवापोरेशन, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है जो इवापोरेटिव कूलिंग लिमिट होता है उसको। तो ये दोनों भी सेम कैसे होते हैं, क्योंकि दोनों भी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो कूलिंग है वो कॉज हो रही है बाय द इवापोरेशन। यहाँ पे कोई भी जो एक्सटर्नल हीट इनपुट नहीं होता है एंड दोनों की भी सेम थर्मोडायनेमिक स्टेट होती है। दैट्स व्हाई अगर हम लोग देखेंगे तो एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर इज इक्वल टू द वेट बल्ब टेम्परेचर। अब मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि बाकी के दूसरे ऑप्शंस क्यों नहीं होते हैं। ड्यू पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे कंडेंसेशन बिगन होता है, इट इज रिलेटेड टू द सैचुरेशन, नॉट विद द इवापोरेशन और द कूलिंग। देन आता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, दैट इज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट बताता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर नहीं होता। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इट इज द मॉइस्चर रेशियो नॉट द टेम्परेचर। अभी आ ही गए हैं यहाँ पे, तो मैं आप लोगों को तीनों भी चीज बता देता हूँ। व्हाट इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर एंड द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर वो हमारा नॉर्मल एयर टेम्परेचर होता है विच इज मेजर्ड बाय द स्टैंडर्ड थर्मामीटर, राइट। और जो वेट बल्ब टेम्परेचर होता है वो ऐसा टेम्परेचर है विच इज मेजर्ड बाय द वेट क्लॉथ ओवर इट्स बल्ब। और जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है वो ये टेम्परेचर होता है जिसमें हम लोग एयर को कूल करेंगे फॉर वाटर वेपर के कंडेंसेशन के लिए, राइट। तो जैसे अगर हम लोग ड्राई बल्ब टेम्परेचर को लेते हैं तो ये इंडिकेट होता करता है जो हीट कंटेंट इन द एयर। वेट बल्ब ये लोअर या फिर इक्वल टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर के जितना ही रहता है। और अगर हाई ड्यू पॉइंट तो यहाँ पे जो हमारा मॉइस्चर होता है वो ज्यादा होता है, ये इंडिकेट करता है। तो ये वाले हो गए हमारे ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड द वेट बल्ब टेम्परेचर। अब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, द इलिक्सर कंटेन 47% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल, व्हाट इज द प्रूफ स्पिरिट अकॉर्डिंग टू द यूएसपी। तो ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि ये यूएसपी के अकॉर्डिंगली जो डेफिनेशन होती है प्रूफ स्पिरिट की उसका मतलब क्या होता है।
ये जो प्रूफ स्पिरिट होता है, इट इज नॉट मेजर ऑफ द करंट सैंपल बट द ये होता है स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन। मतलब अगर हम लोग देखेंगे, प्रूफ स्पिरिट इज डिफाइंड एज द अल्कोहलिक लिक्विड, ओके, which contain one half its volume of absolute alcohol at 60 degree Fahrenheit, that is called as the proof spirit। तो अगर हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे, तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो डायरेक्टली वन हाफ लिया वाला है, तो हम लोग एक्चुअली वन हाफ नहीं होता, दैट इज 57.1% होता है। तो अगर कोई भी अल्कोहल मतलब कोई भी लिक्विड है जिसमें 57.1% अल्कोहल होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ओके, दिस इज इक्विवेलेंट टू द 100 प्रूफ स्पिरिट। तो ज्यादा ध्यान ही नहीं रखना है, कितना ध्यान रखना है, 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल दैट विल बी इज इक्वल टू 100 प्रूफ स्पिरिट। तो इसके लिए फिर हम लोग इसको फॉर्मूला में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला हमारा कन्वर्जन फैक्टर आएगा बस। लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल शॉर्टकट बता के रखता हूँ। तो हम लोगों ने क्या क्या कौन सी चीज देखी वाली है, 57.1% दैट विल बी इज इक्वल टू 100 प्रूफ स्पिरिट। हम लोगों को कितना परसेंट दिया वाला है, 47% इज इक्वल टू हाउ मच, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे x, राइट। तो ये x हो जाएगा। तो अब सीधा सीधा इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, x इज इक्वल टू 100 इंटू 47 डिवाइडेड बाय 57.1, तो एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, 4700 डिवाइडेड बाय द 57.1 एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 82% नहीं है, दैट इज द 82 प्रूफ स्पिरिट, ओके। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 82% प्रूफ, राइट। तो ये होता है हमारा दैट इज द क्वेश्चन ऑन द प्रूफ स्पिरिट। उसके बाद में का जो हमारा क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक जोन्स कैन बी कैटेगराइज इनटू द हॉट एंड द ड्राई जोन। तो हम लोगों ने जीपैट 2025 में भी इसको एक्सप्लेन करके रखे वाला है। तो तो ये जो क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं, तो क्लाइमेटिक जोन्स, ये वाला इसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो क्लाइमेटिक जोन्स हम लोग देखते हैं कि जोन 1 कौन सा वाला होता है, वो कनाडा, रशिया एंड द नॉर्दर्न यूरोप वाला जोन होता है, जिसमें जो कंडीशन होती है वो होती है 21 डिग्री सेल्सियस एंड द 45% RH, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोगों को कौन सा देखने हैं, हॉट एंड ड्राई जोन, ओके। तो उसके बाद में कितने जोन है, जोन 1, जोन 2, जिसमें जोन 2 में आता है साउदर्न यूएसए, जापान एंड द सदर्न यूरोप। तो उसमें आते हैं ये होता है हमारा सब ट्रॉपिकल एंड द मेडिटेरेनियन। जोन 3 दैट इज द हॉट एंड ड्राई, एंड जोन 4A होता है दैट इज द हॉट एंड ह्यूमिड, एंड जो जोन 4 भी होता है दैट इज वेरी हॉट एंड द वेरी ह्यूमिड। तो हम लोग देखते हैं, तो जैसा हमारा जोन 3 होता है, तो जोन 3 ये मैंने जो एक्सप्लेनेशन लिया वाला है वो लिया वाला है 2025 में से, इसलिए वो यहाँ पे अलग ऑप्शन दिया वाला है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो जोन 3 होता है जिसमें टेम्परेचर होगा 30 डिग्री सेल्सियस एंड द 35% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो कहलाता है हमारा हॉट एंड द ड्राई जोन, राइट। इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट विल बी द जोन 3। तो इस तरीके से हम लोगों ने फिनिश किया वाला है द एक्सप्लेनेशन ऑफ द जीपैट 2024, और उसमें भी फार्मास्यूटिक्स एंड द अलाइड सब्जेक्ट्स का हमारा ये डिस्कशन कंप्लीट हो